कोरोना का नया अवतार। डेल्टा प्लस वेरिएंट ला सकता है तीसरी लहर। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने मचाया था कहर। अब आ गया घातक डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट के रूप में हुए बदलावों की वजह से बना डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित। हेल्थ एक्सपर्ट्स की आशंका, डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को दे सकता है चकमा। हेल्थ एक्सपर्ट्स को डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के असरदार होने में संदेह। WHO ने कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय, दुनिया भर में फैल रहा है नया स्ट्रेन। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को बताया बेहद संक्रामक। डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता पैदा की है। देश में इसके संक्रमण के कई मामले आ चुके हैं। ऐसे में इस नए वेरिएंट के आने के बाद कहा जा रहा है कि यह तीसरी लहर का खतरा पैदा कर सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी आशंका व्यक्त की है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत घातक है और यह तीसरी लहर ला सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत संक्रामक है, अधिक तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। आज इसी पर बातचीत करेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, कैसे घातक है, क्या सावधानियां और बचाव है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर कुसुम गौड़, सीनियर प्रोफेसर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और डॉक्टर समीर भाटी, सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर कुसुम, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, कोरोना, सबसे पहले तो कोरोना ही कई लोगों ने पहली बार सुना, उसके बाद पता चला ये बहुरूपिया है, इसके तमाम तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कुछ जगह तो यहां तक पढ़ा कि लगभग 700 तक अलग अलग फॉर्म्स डिटेक्ट कर लिए गए, और अब हम सुन रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट। क्या है ये? चेंजेस होती रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो भी कोई लाइफ बीइंग है वो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए अपने में थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है, जो एनवायरमेंट पर ज्यादा वो थोड़ा स्टेबल हो सके। तो यही बात कोरोना की है। कोरोना भी अपने में थोड़ा चेंज करता रहता है, एनवायरमेंट में जैसे ही चेंज होता है, या हमारी मेडिसिन जैसे ही बढ़ती है, या हमारे वैक्सीन जैसे आते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लेता है। तो इसको कहते हैं कि थोड़ा चेंज होने को, चेंज करने को बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये वायरस में, कोरोना वायरस में म्यूटेशन जी। सॉरी, तो आपने पूछा कि कोरोना बार बार क्या चेंज करता है, कैसे होता है। तो एक्चुअली कोई भी लिविंग बींग्स जो भी होते हैं
वो अपनी स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में स्टेबल रहने के लिए अपने आप में कुछ न कुछ चेंज करते रहते हैं, जो ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी उनकी हो जाए। इसी तरीके से कोरोना है, कोरोना जैसे हमारी मेडिसिन डेवलप होती हैं, हमारे वैक्सीन डेवलप होते हैं, तो ये भी अपने आप में चेंज करता है अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। पहले अल्फा वेव थी, फिर डेल्टा वेव आई, और अब डेल्टा प्लस वर्जन म्यूटेशन का आ रहा है। तो अपने आप को स्टेबल करने का मतलब पिछली बार से ज्यादा ताकतवर, पिछली बार से ज्यादा घातक। बिल्कुल बिल्कुल। अल्फा वेव जो थी वो पहले वो अल्फा वेव थी, और जो सेकेंड वेव जो आई है वो दैट इज बिकॉज ऑफ डेल्टा वेव। और अब थर्ड जो वेव आने के चांसेस हैं, जो हम लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो डेल्टा प्लस म्यूटेशन की वजह से आने वाली है। इस डेल्टा प्लस म्यूटेशन जो है ये उससे भी ज्यादा स्टेबल है, और उससे भी ज्यादा ये ट्रांसमिटेबल है, ज्यादा इसमें करने की क्षमता है, यानी फैलने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात है, इसमें जो लंग के जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनमें ज्यादा चिपकने की क्षमता है, यानी इसमें इस वाले म्यूटेशन में इसकी स्पाइक्स हैं, प्रोटीन्स की स्पाइक्स ज्यादा हैं, तो वो लंग सेल में ज्यादा चिपकते हैं, तो थोड़ा सा सीवियरिटी भी हो सकती है। हालांकि इस पे अभी लिटरेचर कुछ नहीं कह पा रहा है कि ये डेल्टा से ज्यादा सीरियस होगा या डेल्टा जैसा ही होगा, बट चांसेस हैं कि ये ज्यादा सीरियस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है इसके साथ में, कि ये इम्यून एस्केपिंग प्रॉपर्टी है इसकी। इम्यून एस्केपिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये जैसे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना, चाहे वैक्सीन से हो, चाहे डिजीज हो गई तो उससे इम्यूनिटी डेवलप हो, तो ये उस इम्यूनिटी को भी क्रॉस कर लेता है। तो इसके जो चांसेस हैं वो जो इम्यूनाइज्ड जो वैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं, आई मीन टू से वैक्सीनेटेड जो पर्सन्स हैं, उनमें भी ये होने के ज्यादा चांसेस हैं। मतलब पहले तो वैक्सीनेशन में वाले में होता नहीं था, 0.03 या 0.04% के आसपास ही होता था, पर इसमें ज्यादा चांसेस है। डॉक्टर कुसुम, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एसएमएस में हाल ही में जीनोम कोडिंग शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब हमारे खुद के भी स्पेशलिस्ट इसके बारे में और स्टडी करेंगे। लेकिन बच्चों पर लहर के असर को लेकर मुझे दो बातें पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। पहली तो लंबे वक्त तक ये आशंका जताई जाती रही कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन अब एक सेकेंड व्यू भी, काउंटर व्यू आ रहा है कि हो सकता है बच्चे प्रभावित ना हो। तो अभी स्टडीज किस स्टेज पर है बच्चों को लेकर? अभी बच्चों को लेके जो लिटरेचर है वो कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। हाँ। कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का जो लिटरेचर है, जो उनकी डाटा है, वो बोल रहे हैं कि ये बच्चों पे, थर्ड वेव बच्चों पे ज्यादा असर करेगी, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इसका ओवरऑल इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जिनको डिजीज हो चुकी है उनको भी इफेक्ट कर सकती है। जो मैंने अभी इम्यून एस्केप वाली बात करी थी वो यही है, चाहे डिजीज पर्सन में इम्यूनिटी बन गई हो तो उसको भी ये हो सकती है, और वैक्सीनेटेड वालों को भी ये हो सकती है। अब एक सवाल आता है कि वैक्सीनेटेड वालों को भी ये हो सकती है तो वैक्सीन क्यों लगवाएं? नहीं, वैक्सीनेशन हमको 90% के आसपास इम्यूनिटी देता है, उससे थोड़ी कम हो जाती है, बट ये करीबन 60% के आसपास इसमें रह जाती है, बट 60% तो वी आर प्रोटेक्टेड, सो वी शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन। मैसेज इससे ये गलत नहीं है कि वैक्सीन का क्या बिल्कुल। देखिए मैं लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि जो वैक्सीन है वो दरअसल एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। बुलेट प्रूफ जैकेट की अपनी सीमाएं होती हैं, वो आपको काफी हद तक तो गोली से बचा ही लेगी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट आपको ना दे, लेकिन काफी हद तक सुरक्षा तो वो देता है, और उसी काफी हद तक सुरक्षा को टारगेट करके आपको वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि हल्की सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। मैं डॉक्टर कुसुम आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर समीर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि हम देखिए यूं तो दुनिया घूमने के सपने हैं और बहुत हसीन सपने हैं, लेकिन इस वक्त घर से हसीन कुछ नहीं है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब जब वेरिएंट अपने आप को और ताकतवर कर रहा है, तो कहने का मतलब है पहले 2 गज की दूरी थी, फिर हमने 6 गज की, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए क्या करेंगे? मतलब हर व्यक्ति घर के अलग अलग कमरों में ही रहे, या फिर मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं, कुछ एक फॉर्मल ऐसी बातें हैं जिसको हम फॉलो कर लें?
जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि जिस तरह से हम वायरस से बच रहे हैं तो वायरस भी हमसे बचने की कोशिश कर रहा है, और वायरस उसी बचने की कोशिश के अंदर अपना स्वरूप चेंज कर रहा है। जैसे डॉक्टर गौर ने भी बताया, पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि वायरस में म्यूटेशन जो होते हैं, ये बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जैसा हमने देखा सेकेंड वेव के अंदर, जो हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतनी तेजी से इस तरह से ये वेव आएगी। उसका तेजी का कारण क्या था? वो बहुत ज्यादा संक्रामक था। अगर दर्शक उस तरह से समझे, वो हाईली इंफेक्शियस था। इसके तीन तरह के नेचर है, जो वायरस है तीन तरह का हमें इसमें देखना पड़ता है। जो आप जीनोम कोडिंग की, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हो, इसमें हम देखते हैं कि वायरस एक तो नया म्यूटेट आया, अभी जो नया म्यूटेट या जो नया वायरस आया, जो अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल डेल्टा प्लस की, कि ये ज्यादा इंफेक्शियस है, ज्यादा संक्रामक है, या फिर ये ज्यादा लीथल है, ज्यादा जानलेवा है, या थर्ड ये हमारे इम्यून एस्केप कर रहा है कि नहीं। इम्यून एस्केप जो मैडम ने बताया, इस समय इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि इस समय हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव काफी स्पीड अप चल रहा है, और हमें ये देखना है कि वैक्सीन पर ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जैसा आपने बताया कि घूमने फिरने के अरमान है, सब कुछ चीजें ठीक है, बट यहाँ पर अभी ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी महामारी पूरी तरह से गई नहीं है, अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से गया नहीं है, अभी सेकंड वेव भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबको जान लेना ये जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं, जो हमारी वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी भी है, इसमें ज्यादातर लोगों का एक जो है माइंडसेट रहता है कि हमें तो वैक्सीन अब लग गई है तो हम प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, अच्छी बात है, आप प्रोटेक्टेड, आपको सुरक्षा मिल रही है, आप सीवियरिटी से, गंभीरता से बच रहे हैं, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप बच गए, पर आप उसको इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। वायरस तो एंटर कर सकता है, वो रेप्लिकेट कर सकता है, और आप कैरियर भी बन सकते हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम बच्चों की बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे इस बार ससेप्टेबल हैं कि नहीं। देखिए, बच्चे सेकंड वेव में भी इन्फेक्ट हुए थे काफी। सेकंड वेव में पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हुई थी, तो बच्चे भी काफी इन्फेक्ट हुए थे। बच्चों के लिए इसलिए ज्यादा माना जा रहा है कि उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है। स्पेसिफिकली 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए तो वैक्सीन है ही नहीं, तो डेफिनेटली ससेप्टेबल तो वो है ही। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा भी करनी है। इसलिए नहीं तो सर, जैसे देखिए, हाथ धोने की बात थी कि हाथ धोना है, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अब हाथ धोने को लेकर तो काउंटर व्यूज आ चुका है, उस पर कॉन्ट्रडिक्शंस आ चुके हैं, लेकिन सैनिटाइजर पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया है, मास्क पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कहने का मतलब, क्योंकि अगर वायरस ताकतवर हुआ है तो वो फैल भी और दूरी से सकेगा, जितनी आम समझ में मैं लूं। जी जी, देखिए, इसके ऊपर और भी अभी स्टडीज आ रही है डेल्टा प्लस के अंदर, कि जिस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग चलेगी, और अभी जैसे 40 के करीब केसेस आए हमारे सामने, और केसेस आएंगे, और फर्दर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे और ज्यादा स्टडीज हो रही है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। अभी हमारी ये जनता की और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाती है कि कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं कुछ भी देखें हम, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मास्क को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर फिलहाल अभी की बात करें हम, आप मास्क बिल्कुल यूज कीजिए। हेल्थ केयर वर्कर्स में हम बोलते हैं कि N95 मास्क सब यूज करते हैं, बट बाकी लोगों को डबल मास्किंग वो कर सकते हैं। मास्क को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और मास्क को ठीक तरीके से पहनना है। अभी भी हम देख रहे हैं अनलॉकिंग होते हुए बाहर जब हम जाते हैं, लोग नाक के नीचे मास्क लेकर, उसका कोई फायदा नहीं है लगाने का। चालान से बचने के लिए मास्क नहीं, मास्क आपको आपकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए पहनना है, ठीक तरीके से पहनना है। ठीक है, देखिए अब अल्टीमेट क्या है ना, मैं एक बार फिर ओवर एग्जैजरेशन कर रहा हूं, हो सकता है चूंकि मैं मूवी बफ हूं, इसलिए मैं बहुत दूर की कौड़ी लेकर आ जाता हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों ये डर अब अंदर से सताने लगा है। और हो सकता है अगर लोगों को भी ये डर सताए तो बेहतर ही होगा कि अगर हम अब भी नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में हमें पीपीई किट में ही पहन के अपने 24 घंटे की दिनचर्या पूरी करनी होगी। आप इमेजिन कीजिए, मेरे गेस्ट पीपीई किट में बैठे होंगे, मैं पीपीई किट में बैठ के आपसे एंकरिंग कर रहा हूँगा, हम सड़कों पर पीपीई किट पहन के घूम रहे होंगे। इन सब से बचना है तो सबसे जरूरी है कि भाई यहीं पर सुधर जाएं और जितना जल्दी हो सके कोरोना पर विजय पा लें। नहीं तो वो दिन ठीक है, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, आने वाले 1-2 साल नहीं, लेकिन उसके 4-5 साल बाद आ सकता है अगर हम नहीं सुधरे तो। डॉक्टर कुसुम, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने कहा कि वो लोग भी चपेट में आ सकते हैं जो पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे और इलाज के बाद ठीक हो गए, उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो वायरस से लड़ेंगी। क्या एंटीबॉडीज म्यूटेट नहीं हो रही हैं?
एंटीबॉडीज का तो एंटीबॉडीज तो बनती हैं जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, बट जो ये डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है उनको भी बाईपास कर रहा है, मतलब उनसे भी ये लड़के और इन्फेक्शन करने में सक्षम है। तो इसलिए उसमें ये डिजीज पर्सन्स में और वैक्सीनेटेड पर्सन्स में इसके जो डेल्टा वायरस था या अल्फा वायरस था उससे ज्यादा चांसेस हैं इसमें डिजीज करने के। तो ये बात है। तो हम जब ऑलरेडी वैक्सीन ले रहे हैं, हम वैक्सीन को 100% फुल प्रूफ करने के लिए बूस्टर डोज भी ले रहे हैं, खासकर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं, ये सिंगल डोज वाली वैक्सीन नहीं है, हम बूस्टर डोज लेंगे। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है हर साल या एक पीरियड के बाद हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती रहे। इस बूस्टर डोज पर डेल्टा प्लस वेरिएंट का क्या होगा, क्योंकि वो तो दोनों डोज मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज बन रहा है। तो क्या ऐसा कोई मेगा बूस्टर डोज या ऐसा कुछ इन प्लान है जो हम फ्यूचर के लिए हम तैयार हैं उसके लिए? देखिए 2 डोज तो अभी लग ही रही हैं, कोवैक्सीन की भी लग रही हैं, कोविशील्ड की भी लग रही हैं। ये 2 डोज वैक्सीन से ही अपन का ये शेड्यूल पूरा माना जाता है। पर ये वाली स्टडीज चल रही हैं कि वेदर इट इज टू बी रिपीटेड आफ्टर 1 ईयर और नॉट, 1 साल के बाद रिपीट करें हम इसको कि नहीं करें, इसकी भी स्टडीज चल रही हैं। पर देखते हैं क्या होता है। पर वो डेल्टा वेरिएंट के बारे में मैं ये आपको बता रही थी कि ये वैक्सीनेटेड पर्सन्स को भी होने के चांसेस होते हैं, बट फिर भी सेफ्टी देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% तक तो 95% तक सेफ्टी होती है नॉर्मली, बट डेल्टा वायरस के साथ ये सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है, 60-65% तक ये सेफ्टी हो जाती है। तो मतलब इन्वेट कर रहा है ये अपनी एंटीबॉडीज को भी बाईपास करके इन्फेक्शन करने में सक्षम है। और दूसरी चीज, एक और चीज है जो अपन ट्रीटमेंट में जो अपन दे रहे हैं, जो अभी तक जो चल रहा है उसको भी ये बाईपास कर रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को म्यूटेट किया है और अडेप्ट किया है और स्ट्रॉन्गर स्मार्टर बनने के लिए इसने ये वाला डेल्टा प्लस वाला वायरस इसने म्यूटेट किया है अपने आप को। तो हमें वो उस पर भी शोध चल रहे हैं, उस पर भी रिसर्चेज चल रही हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट, जो शेड्यूल है इनका क्या होना चाहिए जो डेल्टा वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं। तो ये भी चल रहा है और ये ज्यादा संक्रामक है जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो उसके लिए भी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो और थोड़े हल्के हैं पार्टिकल बजाय के डेल्टा और अल्फा वायरस से, तो ये थोड़ा और दूर तक जा सकते होते हैं। जैसे अल्फा है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, बट ये ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई थोड़ा भारी होता है, ये ड्रॉपलेट है, ये एयर के साथ थोड़ा जा सकता है। तो मे बी पॉसिबल, इस पर भी रिसर्च चल रही है। अभी डेफिनेटली कह नहीं सकते कि इट मे बी एयर ट्रांसमिटेड वायरस, तो एयर ट्रांसमिशन भी होने के ठीक है। मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं डॉक्टर समीर। अभी देखिए वैसे ही लोगों को मैंने कई लोगों को देखा जिनको वैक्सीन अवेलेबल हो रही थी कोविशील्ड, वो इंतजार करते दिखे कि नहीं हम कोवैक्सीन लेंगे। इसी तरह से कुछ लोगों का ये कहना था कि जब स्पुतनिक आएगी तो वही लेंगे। अभी 2-3 और वैक्सीन कमिंग डेज में मार्केट में आएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब लोग वैसे ही चॉइस की बात करने लगे हैं, ये एक डरावनी परिस्थिति है। मेरा कहना है कि जिसको पहले जो मिल रहा है वो लगा लो। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोगों को इस बारे में समझा पाना और जवाब देना थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। अब लोग कहें कि भाई एफिकेसी रेट स्पुतनिक की ज्यादा है, मैं उसका वेट करता हूं। देखिए ये बात हमें समझ लेना जरूरी है कि बीच में जिस तरह की जो भी चीजें आ रही थी, कभी एकदम से रुझान लोगों का कोवैक्सीन की तरफ हो जाता था, कभी कोविशील्ड की तरफ हो जाता था, और जैसा आपने बताया कि स्पुतनिक का भी लोग इंतजार कर रहे थे। बट अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी वैक्सीन है आपको प्रोटेक्शन तो देगी, कितना देगी, कम ज्यादा देगी, वो आगे आगे और रिसर्च के बाद सामने आएगा। और उससे महत्वपूर्ण बात है, जैसा अभी आपने भी बताया कि आगे बूस्टर डोज तो तैयार हो ही रही है, मॉडिफिकेशन उसके अंदर होगा, डोजेज अपडेटेड होगी, तो आगे फर्दर अगर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी तो लगेगी। फिलहाल सबके लिए जरूरी है इस चीज पे ना जाएं। अभी जैसे सेकेंड वेव कम हुई है और थर्ड वेव की जिस तरह से अटकलें सामने आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण है जो वैक्सीन आपको मिल रही है आप वो वैक्सीन लगवा लें। और अभी कहा भी जा रहा है जिस तरह की
जो है अभी कुछ शुरुआती रिसर्च आई है, सामने जो चीजें जितना डेटा आया है, हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों जो है इसके ऊपर इफेक्टिव है, तो आप वो जरूर लगवा लें। कोरोना की शुरुआत से जिस तरह से इलाज का प्रोसेस रहा है, डॉक्टर कुसुम भी मुझसे सहमत होंगी इस बात पर सवाल मेरा डॉक्टर समीर आपसे ही है। शुरुआत जैसे ही कोरोना ने कहर बरपाने की, इलाज का जो मोड रहा है वो रहा है चेज एंड हिट। समय के साथ, हर वेरिएंट के साथ, हर अपडेशन के साथ ये और फाइट इलाज का तरीका इंटेंस ही हुआ है। अब ये पहली बार है कि किसी वेरिएंट को लेकर मेडिकल कम्युनिटी पहले से ही इस तरीके से तैयारी कर रही है कि ताकि चेज और हिट की जरूरत ना पड़े, हम पहले से ही कुछ एम्युनिशंस के साथ तैयार रहें। अब मेरा सवाल यह है कि पहले कोरोना ने डराया, फिर उसके स्ट्रेन ने डराया, फिर उसके वेरिएंट ने डराया, अब एक प्लस वेरिएंट आ गया है, तो क्या मतलब एक बुरे सपने की, ये अभी बुरा सपना आगे भी जारी रहने वाला है? जैसे कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है सी, तो सी के बाद C++ आ गया, तो वैसे हो सकता है फिर आगे डेल्टा++ आ जाए या और कोई भयानक रूप सामने आ जाए। देखिए, इसको बहुत ही सिंपली भाषा में समझने की जरूरत है। जब तक हम एक अपनी हर्ड इम्यूनिटी का टारगेट अचीव ना कर लें, जब तक हमारी 70 से 80% तक जनता या तो वैक्सीनेटेड हो जाए या नेचुरल इम्यूनिटी हो, जो कि हम चाहते नहीं, नेचुरल तरीके से लोग इन्फेक्ट हो, हार्ड इम्यूनिटी हमारी जब तक अचीव नहीं होगी, तब तक हमें इसको जो है इस लड़ाई को इसी तरह से लड़ना पड़ेगा। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह से अभी बात हुई है, जहां जहां पर ये आए हैं आपके वेरिएंट्स, डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं, उनको हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के वहीं पर रोकना पड़ेगा, अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज को बढ़ा के उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा और वो उनको कंटेनमेंट जोन बनाते रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट है हर्ड इम्यूनिटी को लेकर आना। और जिस तरह से अभी वैक्सीनेशन ड्राइव काफी स्पीड अप हो चुकी है, हमने देखा जैसे 21 तारीख से काफी स्पीड अप हुई है, और आगे भी अगर इसी स्पीड से अगर ये ड्राइव चलती रहे तो हम बहुत ही जल्दी अपनी जो हम टारगेट कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी का, वो अचीव कर पाएंगे। और शायद जो हमें टनल लग रही है कि इस टनल से कब हम बाहर निकलेंगे, तो वो हम तभी निकल पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बस कहना चाहता हूँ, ये कि जब ये हमसे ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगा, ये एक बहुत लंबा डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर इसी तरह से वेरिएंट बनते रहे तो चेन को तोड़ पाना या उसको कंट्रोल में रख पाना मुश्किल हो सकता है। तो अगर वैक्सीनेशन ड्राइव और तेज होती है और हम ये टारगेट रखें कि मोस्ट टू मोस्ट सितंबर एंड तक देश भर को वैक्सीनेट कर दें, तो ये फाइट थोड़ी आसान हो सकती है। नहीं तो अभी तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इन शॉर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।